प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ, जहां मैं आप लोगों के सामने लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांस कुंडली का अध्ययन करता हूं। कुछ लोग ये इसे कह देते हैं, कई बार जब मेरी बात होती है तो, कि नवमांस सिर्फ विवाह के लिए देखा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नवमांस कुंडली बीज कुंडली कही जाती है। जो स्थिति ग्रहों की लग्न कुंडली में अगर कमजोर हो रही है तो उसे नवांश कुंडली में उसकी स्थिति को और भी स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है। यह नवांश कुंडली आपकी कुंडली के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, इसका अध्ययन उतना ही महत्वपूर्ण होता है, बल्कि लग्न से भी ज्यादा। कई बार नहीं, हर बार। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, बस वो यूं समझ लो कि वो परमात्मा की लीला है। जिस तरह से उन्होंने अपनी लीला करी थी, आपके जीवन में भी बैठ करके वो ऐसे ही उनके प्रभाव के वशीभूत होकर के आपके जीवन की लीला तय हो रही है। अगर ऐसा मान लो तो निस्संदेह सारी की सारी परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद आपको कभी तोड़ नहीं सकती हैं। यह सोचने और समझने की बात है। वस्तुतः इंसान इसे नहीं समझता है, इस वजह से उलझा रहता है। उलझाना है या सुलझे हुए बनना चाहते हो? शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। नवमांस कुंडली के अध्ययन से पहले एक बात बता दूं कि सबसे पहले हमें नवमांस कुंडली में ये देखना होता है कि लग्न किसका बन रहा है। मतलब वो लग्न कुंडली में वो कौन सा भाव है जो नवांश कुंडली का लग्नेश बन रहा है, और नवांश कुंडली के लग्नेश कौन है और लग्न कुंडली के लग्नेश कौन है। इन दोनों में परस्पर मित्रता है या कमजोरी। तो यहां पे लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य और यहां लग्न कुंडली के अधिपति शुक्र। ये सामान्यतया बहुत अच्छे नहीं है तो बहुत बुरे भी नहीं है, इन दोनों में साम्यता रहती है। लेकिन एक बात जो कि समझने में आ रही है कि नवांश कुंडली में अगर शुक्र मालिक बन रहे हैं लग्न के, इसका मतलब है कि ये ठीक होगी, क्योंकि ये शुभ ग्रह की राशि बनेगी और उनकी मूल त्रिकोण राशि बनेगी। ये तो एक अच्छी बात है, क्योंकि पाप ग्रह का नवांश ना बना। यहां का जो लग्नेश है वो जाकर के जन्म कुंडली में सूर्य बैठे हैं मकर राशि में, और यहां वो किसके नवांश में बैठ रहे हैं? मंगल की राशि में। यानी कि लग्नेश मित्र के नवांश में बैठे हैं। ध्यान से समझना, यहां के जो लग्नेश हैं वो मित्र के नवांश में बैठे हैं। तो सूर्य यानी कि वो अच्छे परिणाम देंगे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही। अब यहां पे जब सूर्य उच्च के नवांश में बैठे तो चंद्रमा को देखो, तो चंद्रमा यहां बैठे हैं उच्च के, और यहां चंद्रमा कहां बैठे हैं? स्वग्रही। यहां वो उच्च के थे, यहां वो स्वग्रही हैं। इसका मतलब है कि वो थोड़े कमजोर परिणाम देंगे, और हो सकता है कि कभी कभी दाम्पत्य में कैरियर को लेकर के कभी कभी परेशानी मिल सकती है, लेकिन वो भी नहीं होगी, वो ठीक है। क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा दशम भाव के अधिपति होकर के अगर दशम भाव में बैठेंगे और नक्षत्र आश्लेषा का पकड़ेंगे तो पत्नी बुद्धिमान और व्यक्ति का कार्य क्षेत्र और पत्नी व्यवसायिक होने के साथ साथ ये दोनों का स्वभाव एक जैसा आगे चल करके मिल जाता है, और शांति के और सुकून का एहसास भी हो जाता है। अब मंगल को देखो, मंगल यहां जन्म कुंडली में सिंह लग्न की कुंडली के लिए बनते हैं सुख के और नवम भाव के अधिपति। यहां वो बैठे हैं चंद्रमा के साथ, उच्च के चंद्रमा के साथ, जो कि कौन है? जन्म कुंडली के 12वें भाव का अधिपति। तो भाग्य भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठे। यहां वो मंगल जन्म कुंडली में बनते हैं धन भाव के अधिपति, जहां स्वयं गुरु बैठे हैं पर उनको अभी नहीं। पर यहां के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में ऋण भाव में बैठ रहे हैं, यानी कि धन का संबंध ऋण से बना और परिवर्तन भी। गुरु और मंगल दोनों कितने भी बुरे होकर के नवमांस में परिवर्तन में हैं, इस वजह से ये एक अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि ऋण भाव का अधिपति गुरु स्वयं उसे धन से बैठ करके वापस 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी कभी भी झगड़ालू प्रभाव की नहीं, और विकसित होने वाली और नैतिक धर्मों का पालन करने वाली, संबंधों को लंबा और लंबी दूरी तक ले जाने में भरोसा रखने वाली और संत प्रवृत्ति की दार्शनिक सोच और विचारों से युक्त रहने वाली होती हैं। क्लियर है? मंगल के बाद अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध यहां पे बनते हैं लाभ के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि बनती है धन भाव में। तो लाभ भाव के और धन भाव के अधिपति होकर के बुध यहां पंचम में बैठे हैं। अब जरा गौर करना, एक बड़ी बात बताता हूं। बताता हूं।
धनु राशि के जो बुध होते हैं वो कई बार संतान उत्पत्ति में कष्ट देते हैं और बुद्धिहीनता का प्रमाण व्यक्ति कई बार अपने जीवन में देता है, जहां उसे कई बार यह सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है कि बुद्धिहीन हो क्या, मूर्ख हो क्या, जड़ हो क्या। ऐसा कई बार मैं नहीं कह रहा, ऐसा कई बार आपको लोग कहेंगे, क्योंकि ये कई बार इसका परिचायक खुद बन जाता है अपने ही कृत्यों के कारण। अपने ही कृत्यों के कारण व्यक्ति कई बार ऐसे प्रभाव से अपना परिचय दिखा देता है। वो क्यों? क्योंकि दूसरे भाव को देखो, दूसरे भाव के अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ गए हैं और वहां राहु का प्रभाव है। इस वजह से कई बार व्यक्ति उतावलेपन से युक्त होकर के अपने प्रभावों को गलत तरीके से सामने वाले पे थोप करके कई बार उसको इस बात का प्रभाव उसके अंदर विकसित होते देखा जाता है। यहां पे बुध जो है वो जन्म कुंडली में बनते हैं, भाग्य के अधिपति लग्न में बैठे, उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली में जो मूल त्रिकोण राशि है यहां वो लग्न में बैठ रही है। इसका प्रभाव यहां होने का मतलब है कि व्यक्ति की पत्नी कई बार खर्चीली ज्यादा होती है और व्यक्ति का पति या ये स्वयं व्यक्ति जातक जो है वो विवाह के बाद थोड़ा खर्च करने में भरोसा भी करेगा। हालांकि एक बात जो कि और भी समझने वाली है, गुरु उच्च के हैं, अब ध्यान से, गुरु उच्च के हैं राहु केतु के असर में, तो व्यक्ति को कृपण बनाएंगे। ये व्यक्ति का स्वभाव यहां भी है और यहां पे वो बुध लग्न में आ रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति वाचाल प्रवृत्ति को धारण करने वाला हो जाता है। जब उसके द्वारा बोली गई कोई भी बात नहीं मानी जाती है तो वो जिद पे अड़ता है या कई बार बचपना कर बैठता है। हालांकि धन फिर भी गलत जगहों पे खर्च ना हो और व्यक्ति थोड़े से वहां पे अपनी भौतिकता के पीछे कई बार ना चाहते हुए भी उसे खर्च करना पड़ता है। बुध और शुक्र लग्न में बैठेंगे, ये अच्छी स्थिति दिखाएंगे, पर बुध यहां ठीक बैठे हैं। भाग्य का अधिपति अगर जन्म कुंडली में 3-3 शुभग्रह अगर केंद्र में बैठे हों, और सबसे जो अच्छी बात है कि शुक्र और चंद्रमा 2-2 ग्रह स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ये सबसे संतुलन की बात है, क्योंकि द्वितीय भाव में गुरु मित्र की राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। बुध की बात खत्म, अब गुरु। यहां सिंह लग्न की कुंडली के लिए वो धन पंचम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। जाकर के बैठे हैं कहां? 12वें भाव में उच्च के यहां और राहु केतु के प्रभाव में। ये धन को संचय करने का न्योता देते हैं और धन को सही जगह पे खर्च करने का। यहां बुध अकेले बैठे थे तो व्यक्ति को संतानहीनता और संतान से कष्ट देते हैं, दूरी, और कई बार खुद की बुद्धि चरने चली जाती है। हाँ, ऐसा भी होगा। और गुरु यहां व्यक्ति के धन को कमजोर भी करने का प्रभाव दिखाएंगे। वहां वो मीसता रहता है, खर्च ना करे, अगर करे भी तो बड़ा सोच समझ करके करे। पर वही गुरु यहां पे देखिए, यहां गुरु कर्क के बैठे हैं, ध्यान से समझना, इधर देखो मुझे, यहां गुरु कर्क के बैठे हैं और यहां गुरु कहां बैठे? 8 नंबर की राशि में। तो कर्क से आगे गिनिए, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। पंचम आगे जाना नवमांश में अच्छा होगा, तो ये एक अच्छी बात है। यहां वो स्वग्रही होकर के उच्च का बैठा, पर यहां वो मित्र की राशि में बैठा है। धन भाव में अकेले, खर्च की स्थिति यहां भी नहीं है, यहां भी धन बचता ही दिख रहा है। तो ये 2-3 बातें दिख रही हैं। गुरु का प्रभाव यहां, गुरु का प्रभाव यहां, ये ठीक, गुरु का प्रभाव यहां, ये ठीक। मतलब यहां पे गुरु का प्रभाव अगर दशम भाव पे पड़ रहा हो, धन भाव से बैठ करके ऋणेश होकर के, तो कभी कभी व्यक्ति जो होता है वो अपने ऊपर पर्सनल लोन भी ले सकता है। कभी कभी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी बड़े से कोई सहयोग भी प्राप्त करना हो तो आसानी से कर सकता है। क्लियर है? शुक्र यहां बैठे हैं, ये थोड़ा कमजोर होगा और कई बार यहां अकेले बैठने के कारण दाम्पत्य में न जाने के प्रभाव दिखते हैं, या कई बार व्यक्ति नहीं जाना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसको वैराग्य आता है, वो अकेले रहना चाहता है। ये प्रभाव इसका है और ऐसा संभव है निस्संदेह। ऐसे प्रभाव विकसित होते हैं जहां व्यक्ति दुनिया के झमेलों में नहीं पड़ना चाहता है और कई बार वो बहुत ज्यादा, अब यहां पे जरा गौर करिए तो यहां पे राहु का प्रभाव नहीं है, लेकिन चूंकि यहां के जो अधिपति हैं वो शनि इसके निकट ही बैठे हैं, तो आर्थिक पक्ष कभी भी नुकसान में न रहे। यहां शुक्र अपने उच्चाभिलाषी भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, उच्च की तरफ बढ़ रहे हैं, उच्च की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहां पे शुक्र लग्न में तुला राशि में बैठे हैं, यानी कि यहां से ज्यादा अच्छी स्थिति नवमांश में हो रही है, क्योंकि उससे केंद्र में चंद्रमा बैठे हैं और उसके जस्ट आगे ही शुभग्रह गुरु बैठे। एक शुभग्रह स्वयं बैठा, उससे चौथे शुभग्रह बैठे और उससे चौथे उसके मित्र की राशि बनी और उस पे उच्च के सूर्य की दृष्टि है। यानी कि व्यक्ति के दांपत्य में यहां यह नहीं सोचना चाहिए कि व्यक्ति का दांपत्य खराब, कमजोर या बुरा होगा, ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है यहां तक शुक्र की बात। अब शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पे सप्तम के अधिपति, कुंभ राशि होती है, यहाँ के अधिपति पीछे गए हैं अपना व्यय करने के बावजूद, और शुक्र स्वयं अपने शुक्र की जो स्थिति होती है यहीं खुद बैठे हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनि कई बार कमजोर हो जाते हैं, और वो चूंकि कई बार व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण भी करने में कोई मादा नहीं रखते और मुश्किलें भी खड़ी करते हैं। निसंदेह ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर किसी विषम संख्या का निर्माण हो रहा हो, जैसे कि हो रहा है, यह 7वां भाव है, और वहां अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो निसंदेह वो बात कई बार प्रभावित भी करती है। सप्तम भाव का अधिपति अगर राहु के साथ जा रहा है, लेकिन वो उसका चुकी मित्र है, तो तात्कालिक रूप से इसके परिणाम कभी भी गलत सिद्ध नहीं हो सकते, कभी भी गलत सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 12वें भाव में गुरु उच्च के बैठे हैं, तो उसका सुख उसको दे ही देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर शुक्र की बात करते हैं तो ये शुक्र बढ़िया, और यहाँ शनि जन्म कुंडली में पंचम और चतुर्थ के अधिपति होकर के शनि राहु के साथ यहाँ भी बैठ रहे हैं। अब यहाँ पे चूंकि पंचम भाव पे पापक ग्रह शनि और राहु का प्रभाव रहे, और वही राहु उलट करके फिर वापस लग्न को देखे जहां शुक्र और बुध स्वयं बैठे हैं, तो यहां भी वही बात बनती है, संतानहीनता की स्थिति या संतान में कष्ट। हालांकि वो स्वग्रही होकर के बैठा है, लेकिन पापक ग्रह है, अपना बेसिक नेचर वो कभी छोड़ेगा नहीं, और ऐसी स्थिति में कभी कभी संतान से दूरी, संतान प्राप्ति में मशक्कत, कई बार संतान से मतभेद की स्थिति, या ऐसी स्थितियां जहां पे व्यक्ति को जिस चीज में पढ़ाई करे वहां पे नौकरी ना मिले, कुछ अलग करना चाहे, या कई बार इस रिस्क लेने के बाद भी व्यक्ति को सफलता ना मिले। हालांकि यश वगैरह की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि स्वग्रही और कुंभ राशि के बैठे हैं। यहां भी वो जन्म कुंडली में स्वग्रही थे, यहां और अच्छी ही स्थिति में जा रहे हैं, फिर भी उनका प्रभाव इतना ज्यादा तो रहेगा, वो पापक होने के कारण। स्वग्रही होकर के अगर पंचम भाव में ग्रह बैठा है, कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उसके नेचर के हिसाब से वो प्रभावित जरूर करेगा। क्लियर है? राहु यहां जन्म कुंडली में शनि के साथ ही बैठे थे, यहां वो और मजबूत हो जाएंगे, यहां से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तो कई बार जीवन में बर्बर बना देते हैं और कई बार बब्बर भी बनाएंगे। दोनों हिंसक प्रवृत्ति भी बनती है, और प्रेम में कभी कभी जब वो शनि किसी अच्छे अंतर्दशा के ग्रह के साथ अगर नहीं रहा, अपने शत्रु के साथ अंतर्दशा में रहा, जैसे अगर यही शनि सूर्य के साथ आ जाए, केतु के साथ आ जाए, मंगल के साथ आ जाए, तो वो कष्ट भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में भी, और खास करके तब जब जिस समय व्यक्ति के ऊपर से जो दशा और अंतर्दशा चल रही हो, उन दोनों के संबंध अच्छे ना हो, तो ये शनि और राहु परेशान करने वाले हो सकते हैं। क्लियर है ये बात? ये है इनका नवांश। टोटल अगर मैं देखता हूं तो नवांश कुंडली इनकी बिल्कुल ही संतुष्टि से युक्त और संतोषजनक बन रही है, उससे बेटर ही बन रही है, अच्छी ही बन रही है। क्योंकि पंचम का अधिपति पंचम में, सप्तम भाव में उच्च का सूर्य, लग्न में जन्म कुंडली में बुध और शुक्र का बैठना, गुरु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर, दशम भाव के अधिपति का दशम में बैठना, शुक्र और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में जाना, ये सारी स्थितियां व्यक्ति के अनुकूलता को दिखा रही। अब बात दशमांश की करता हूं। दशमांश कुंडली में जो स्थिति इनकी बनी है, उसके आधार पर मीन का दशमांश बनता है। यहां 12 नंबर लिखा है दशमांश कुंडली में, जहां स्वयं शुक्र और मंगल बैठे हैं, वहां के अधिपति नौकरी देते हुए भी देखे जा रहे हैं। दशमांश कुंडली में नौकरी के योग भी हैं, पर प्रतियोगिताओं के साथ। बस इतनी सी बात कहूंगा। लग्न का अधिपति अगर प्रतियोगिता में बैठे तो हो सकता है एक बार में काम ना बने, 2 बार में ना बने, तीसरी बार में बने, पर उसके साथ व्यक्ति का मन भी उपस्थित होना चाहिए। सरकार से जुड़ करके, पिता से जुड़ करके, अपने बल पर अगर कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है तो निस्संदेह उसके योग हैं। और साथ ही साथ एक बात बता दूं तो सूर्य और बुध का प्रभाव व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएगा, क्योंकि मीन लग्न की कुंडली अगर दशमांश में बनती है तो व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जब बनेंगे तो वो थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति भी बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमांश कुंडली में गुरु और जो सूर्य का संबंध बन रहा है वो षडाष्टक का बन रहा है। अलग बात है कि गुरु और चंद्रमा एक साथ छठे भाव में बैठे हैं मीन के दशमांश में, और बुध पंचम भाव में ही बैठ रहे हैं। सूर्य का बुध को देखना दशमांश कुंडली में अनुकूलताएं भी दिखाता है, और कुछ परिस्थितियों को सामान्यतया बेहतर करने का प्रयास ही करेगा, ये खराब नहीं है। सप्तमांश कुंडली भी जन्म कुंडली में अगर देख रहा हूं तो थोड़ी बहुत समस्या के साथ ही है, राहु केतु के प्रभाव में है। सप्तमांश कुंडली में पंचम भाव के अधिपति राहु और केतु के संपर्क में जाने के कारण यहां से भी संतान के कमजोर होने, रुग्ण होने, उसको देर से आने और उसके सुख को देर से मिलने का प्रभाव विकसित होता है। क्लियर है?
यह है आपकी कुंडली। अब दशाओं के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो होरा कुंडली में ध्यान से समझना, होरा कुंडली को देखने के बाद गुरु, शुक्र और चंद्रमा की दशाएं जातक के जीवन में कई बार थोड़ी बहुत मशक्कत भी कराएंगी और हो सकता है कि वहां पे आपको खुद को प्रूफ करने की आवश्यकता पड़े। मेहनत करने के बावजूद वो परिणाम ना मिले और कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बाकी के जितने ग्रह हैं गुरु, शुक्र और चंद्रमा को छोड़ने के बाद वो सभी लोग अपनी अपनी दशाओं में व्यक्ति के साथ साम्य स्थापित करेंगे, उनके साथ प्रभावों को विकसित करेंगे और अपने प्रभावों को कमजोरी से जातक के लिए अच्छाई की तरफ देने वाले बनेंगे। अगर इसी कुंडली को मैं कई तरीके से जातक के जीवन में महादशाओं को निर्धारित किया जाता है, जिसमें से अगर मैं एक और भी तरीका देख लूं तो उसके आधार पर सूर्य की दशा बहुत अच्छी, चंद्रमा की दशा सामान्यतया 50% अच्छी और 50% बुरी, मंगल की दशा कमजोर, बुध की दशा कमजोर, गुरु की दशा बहुत अच्छी, शुक्र की दशा 25% तक अच्छी और बाकी 75% थोड़ी कमजोर, शनि की दशा कमजोर, राहु और केतु की दशाएं कमजोर। बस बात खत्म। और क्या चीजें हैं जो बता सकता हूं इसमें? आपकी कुंडली के लिए हमेशा ही मैंने कल बता रखा है कि कौन कौन सी राशियां अच्छी होंगी। आपकी कुंडली के लिए ये बात और भी बता देता हूं कि आप जब कभी भी भवन वगैरह का काम करना चाहो, ये मैंने कल बता रखा था, वस्तुतः आज भी बता दूं तो आपकी कुंडली के हिसाब से जब कभी भी मंगल की दशा चले, जब कभी भी चंद्रमा की दशा चले, जब कभी भी गुरु की दशा चले, जब कभी भी इन तीनों ग्रहों की दशाएं चले तो जातक को निस्संदेह किसी भी भौतिकवादी सुख के लिए पैसे लगाए जा सकते हैं। जब कभी भी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा चले, अंतर में भी बात करता हूं, जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में शुक्र की दशा चले, चंद्रमा की दशा चले, मंगल की दशा चले या गुरु की दशा चले, तो इन सभी दशाओं में व्यक्ति अपने कैरियर को लेकर के कोई भी मूवमेंट कर सकता है। पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र, ये मुहूर्त कुछ ऐसे हैं जब अगर बीत रहे हों तो जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। अगर गुरुवार और सोमवार का वार जातक आजमा करके देखे तो बड़ा लाभप्रद हो सकता है। अब खत्म करूं या कुछ बाकी है? अब तो मुझे नहीं लगता। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।